बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कोटली सीरीज़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद इरफान हूं। जैसा कि आपके इल्म में है, इस यूट्यूब चैनल पे हमने इमरान सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो इमरान सीरीज़ का एक नावल है ब्लैक मास्क, आज उसकी चौथी किस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिए। तो चलिए आज इंशाल्लाह ताला ब्लैक मास्क की चौथी किस्त का आगाज़ करते हैं। ज्वाला क्लब की इमारत खासी पुरानी थी, लेकिन खासी बड़ी और वसी इमारत थी। इमारत की पेशानी पर क्लब के नाम का पुराना सा लेकिन जहाज़ी साइज़ का बोर्ड भी मौजूद था। इमरान ने कार एक तरफ साइड पर रोक दी। क्लब में आने जाने वाले सब जीरो मैन दुनिया के अफराद नज़र आ रहे थे, जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी। अलबत्ता कुछ एक्रेमियन स्याफ भी इनमें शामिल नज़र आ रहे थे। इमरान तेज़ तेज़ कदम उठाता क्लब की मेन गेट में दाखिल हुआ। जोसेफ इसके पीछे इस अंदाज में चल रहा था जैसे वो इमरान का मुहाफिज हो। हाल में बेपनाह शोर था। हाल मनशियात के गलीज़ और इंतहाई बदबूदार धुएँ से तकरीबन भरा हुआ था। शराब भी वहाँ खुलेआम पी जा रही थी और इसके साथ साथ वहाँ ऐसी हरकतें भी की जा रही थी कि ऐसी हरकतों का इमरान कम अज़ कम पाक एशिया में तसव्वुर भी ना कर सकता था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे दो नीम उरियान लड़कियां मौजूद थी, जबकि एक नौजवान काउंटर की साइड स्टूल पर बैठा हुआ था। इसके सामने काउंटर पर फ़ोन रखा हुआ था। लड़कियां वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ़ थीं। पाक एशिया में सब कुछ खुलेआम हो रहा है और यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं करती। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, बॉस, ये पाक एशिया का सबसे बदनाम क्लब है। यहाँ पुलिस खौफ से नहीं दाखिल होती। यहाँ आदमियों को मारकर इनकी लाशें तक गायब कर दी जाती हैं। जोसेफ ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम पहले यहाँ आए हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे टाइगर ने इस बारे में बताया था। जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और इसी दौरान वो काउंटर के करीब पहुँच चुके थे। हम रियासत डिम के प्रिंस हैं, सुना तुमने? हमने तुम्हारे बॉस मिक्स से मिलना है। हमने इसके ज़रिए यहाँ अपने दुश्मनों का खात्मा कराना है। इमरान ने इस आदमी से मुखातब होकर शाहाना लहजे में कहा, यस सर, मैं बात कराता हूँ सर। नौजवान शायद इमरान के लहजे और अंदाज के साथ साथ इसके उकब में खड़े दो हैकल जोसेफ और इसकी यूनिफॉर्म और होलिस्ट्रोम में मौजूद बारी रिवाल्वरों को देखकर ही मरगूब हो गया था। इसने जल्दी से सामने वाले फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसने बॉस कहकर वो सारी बात दोहरा दी जो इमरान ने इससे की थी, जिस पर दूसरी तरफ से इससे बराह रास्त बात करने के लिए कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर लेकर दूसरी तरफ से बोलने वाले को ये बताया कि वो इसके ज़रिए आस्टन को अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ बुक करना चाहता है और इसने मुँह मांगा मुआवजा देने की बात भी ख़ास तौर पर कर दी। इसे फ़ोन वापस काउंटरमैन को देने के लिए कहा गया तो इमरान ने फ़ोन काउंटरमैन को दे दिया। यस सर, काउंटरमैन ने दूसरी तरफ से बात सुनकर मुअद्दबाना लहजे में कहा और रिसीवर रख कर इसने एक साइड पर खड़े हुए एक आदमी को बुलाया। टॉनी, प्रिंस और इनके मुहाफिज को स्पेशल ऑफिस पहुंचा दो, बॉस इनसे मुलाकात करेगा। काउंटरमैन ने कहा, आइए सर। इस आदमी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो एक राहदारी से गुजर कर एक लिफ्ट में पहुंच गए। लिफ्ट नीचे उतरती चली गई। लिफ्ट जहां जाकर रुकी वहां एक और राहदारी थी जिसमें 4 मुसल्लह मशीन बरदार मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इमरान और जोसेफ के साथ वहां के आदमियों को देखकर इन्हें कुछ न कहा और वो तीनों इत्मीनान से चलते हुए राहदारी के आखिर में एक दरवाजे पर पहुंच गए। ये स्पेशल ऑफिस है जनाब, आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं, साथ आने वाले ने कहा और साइड पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे की साख्त बता रही थी कि यह कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है और शायद इसीलिए इसे स्पेशल ऑफिस बना दिया गया था। इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे जोसेफ था। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन इसकी सजावट में नीम उरियान तस्वीर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। कमरा खाली था। दरवाज़ा बंद कर दो जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा और जोसेफ ने मुड़कर दरवाजे को लॉक कर दिया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने जीन की चुस्त पतलून और गहरे कलर की शर्ट पहन रखी थी। शक्ल सूरत से वो जीरो मैन दुनिया का कोई नामवर बदमाश ही नज़र आ रहा था। इसके चेहरे पर जख्मों के कई मंदबिल निशानात थे। आप प्रिंस हैं?
आने वाले ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा, क्योंकि इमरान सोफे पर बैठ गया था जबकि जोसेफ इसकी साइड पर बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा था। हाँ, क्या तुम मिग हो? इमरान ने बैठे बैठे जवाब देते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम मिग है, आने वाले ने कहा और इमरान के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। क्या तुम्हारे ज़रिए आस्टन से बात हो सकती है? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन वो खुद किसी से बात नहीं करता, इसके सारे मामलात मैं ही डील करता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कितने आदमियों का खात्मा करना चाहते हैं? मिग ने बड़े स्पार्ट से लहजे में कहा। 2 आदमी हैं, जिनमें से एक का नाम टाइगर है और दूसरे का नाम जवाना। इमरान ने कहा तो मिग बेअख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? ये दोनों तो? मिग ने बेअख्तियार कहा, लेकिन फिर फिक्रा मुकम्मल करने से पहले ही वो रुक गया। तो इमरान बेअख्तियार हंस पड़ा। यही कहना चाहते हो ना कि इन दोनों पर तुम्हारे आदमी पहले ही हमला कर चुके हैं और वो दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं। इमरान ने हंसते हुए कहा। आप कैसे जानते हैं ये सब कुछ? कौन है आप? मिग ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम आस्टन है और तुमने यहाँ कातलों का एक बड़ा ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन क्लब में तुम मिग के नाम से बैठते हो। और ये भी सुन लो कि मेरा नाम अली इमरान है और टाइगर मेरा शागिर्द है और जवाना मेरा साथी। अगर तुम अपनी हड्डियाँ तोड़वाना पसंद ना करो तो खुद ही बता दो कि तुम्हें किस पार्टी ने इस काम के लिए हायर किया था। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। मिग हैरत से आंखें फाड़े इमरान को इस तरह देख रहा था जैसे किसी इंसान को ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हो। तुम क्या वाकई तुम अली इमरान हो? मिग ने रुक रुक कर कहा। हाँ, मैंने अपना तारुफ इसलिए कराया है कि तुम टूट फूट से बच सको। इमरान ने स्पष्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो ये बात है। बहरहाल मेरे तसव्वुर में भी ना था कि तुम इस तरह मेरे सामने आ सकते हो, और ये भी दुरुस्त है कि मेरा नाम वाकई आस्टन है, लेकिन तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में हो और कोई भी पेशेवर कातिल अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। आस्टन ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। देखो आस्टन, आखिरी बार कह रहा हूँ कि पार्टी का नाम बता दो और फिर मुझे कन्फर्म करा दो, वरना। इमरान ने एक बार फिर सरल लहजे में कहा। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इतनी रियायत कर सकता हूँ कि तुम्हें ज़िंदा वापस जाने की इजाज़त दूँ, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है और मैं ख्वाह किसी को हलाक नहीं किया करता। आस्टन ने इस बार बड़े फातिहाना लहजे में कहा। ओके, ठीक है, अगर तुम मज़ीद हो तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। इमरान ने उठ खड़े होते हुए कहा तो आस्टन की आंखों पर फातिहाना चमक उभर आई। वो भी उठ खड़ा हो गया था। अपनी ज़िंदगी को मेरी तरफ से तोहफा समझना, वरना यहाँ सिर्फ मेरी उंगलियों की मामूली सी हरकत से तुम दोनों बेजान हो सकते हो, आस्टन ने फातिहाना लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले इसका फिक्रा ख़त्म होता, इमरान का बाजू घुमा और आस्टन बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर पहले मेज़ से टकराया और फिर पलटकर नीचे गिरा। नीचे गिरते ही इसने उठने के लिए जिस्म को समेटा ही था कि इमरान का पैर इसकी गर्दन पर पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे आस्टन का सिमटता हुआ जिस्म यकलख्त एक झटके से सीधा हो गया। इसका चेहरा इंतहाई तेज़ी से बिगड़ता चला जा रहा था। इमरान ने पैर का रुख मोड़ा, थोड़ा सा वापस मोड़ा तो आस्टन का इंतहाई तेज़ी से बिगड़ता हुआ चेहरा नॉर्मल होने लग गया। इसके हलक से निकलने वाली खरखराहट की आवाज़ें भी अब मध्यम होने लग गई थी। बोलो, कौन है पार्टी? बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही इसने पैर को ज़रा आगे की तरफ मोड़ दिया। बताता हूँ, हटा लो पैर, पैर हटा लो। आस्टन के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकलने लगे। बोलो वरना, इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए कहा। आर्थर पार्टी है, आस्टन ने जवाब दिया। कौन आर्थर? तफसील बताओ, इमरान ने कहा। आर्थर असले का स्मगलर है, शान प्लाजा में इसका ऑफिस है, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से, आस्टन ने तफसील बताते हुए कहा। अब बोलो, तुम जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। हाँ, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आस्टन ने रुक रुक कर कहा तो इमरान ने पैर हटा लिया।
तुमने देख लिया कि ये मामूली सा अजाब भी किस कदर खौफनाक है। अब अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो फिर तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे और आर्थर या किसी और को इससे कोई दिलचस्पी ना होगी कि तुम मर चुके हो और अपने काम किसी और से करा लेंगे, वो अपना काम किसी और से करा लेंगे। इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। आस्टन अब उठकर बैठ गया था और दोनों हाथों से मुसलसल अपनी गर्दन मसलने में मसरूफ़ था। ये वाकई इंतहाई खौफनाक अजाब है, इंतहाई होलनाक, और मुझे एहसास हो गया है कि मैं वाकई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ अब कुछ नहीं करूँगा। आस्टन ने आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए कहा। तुम उठकर बैठ जाओ और अपने आदमी को हुक्म दो कि वो आप टाइगर और जोआना के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। इमरान ने कहा। हाँ, मैं कह देता हूँ, आस्टन ने कहा, और इसके साथ ही इसने मेज़ पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान की नज़रें इन नंबरों पर जमी हुई थी। लाउड का बटन ऑन कर दो, इमरान ने कहा तो आस्टन ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउड का बटन ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, जैकी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मुंदबाना आवाज़ सुनाई दी। मिक बोल रहा हूँ जैकी, आस्टन ने तहकमाना अंदाज में कहा। यस बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से मुंदबाना लहजे में कहा गया। टाइगर और जोआना के बारे में क्या रिपोर्ट है? आस्टन ने कहा। इनका पता नहीं चल सका, अब वो दोबारा नज़र आएंगे तो इन पर काम किया जाएगा, जैकी ने कहा। सुनो, मैंने पार्टी से इन पर दोबारा हमला की रकम देने के लिए कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया है। इसके मुताबिक इनका ज़ख्मी होना ही इनके लिए काफ़ी है, इसलिए अब यह मिशन ख़त्म हो चुका है। तुम अपने आदमी को हुक्म दे दो कि वो अब आइंदा इस मिशन पर मज़ीद काम ना करे, आस्टन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और आस्टन ने रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही इसने जैसे ही गर्दन मोड़ी और बेहतियात चौंक पड़ा, क्योंकि इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल नज़र आ रहा था जिसका रुख इसकी तरफ था और इमरान के चेहरे पर सफाकी के तासुरात उभर आए थे। ये क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, आस्टन ने होंठ बेचते हुए कहा। तुमने मेरे साथियों पर कातलाना हमला कराया है, इसलिए तुम्हारी मौत लाजमी हो चुकी है, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही मशीन पिस्टल से गोलियां निकली और उठने की कोशिश करता हुआ आस्टन हल्की सी चीख मारकर सोफे से ढेर हो गया और चंद लम्हे तड़पने के साथ साकित हो गया। आओ, इमरान ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डालते हुए कहा। बस, बाहर मौजूद अफराद ने अगर अंदर झांक लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जोसेफ ने कहा। हाँ, इन चारों का तुमने खात्मा करना है, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गए। राहदारी में वो चारों मुसल्लह अफराद बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़े थे। अचानक जोसेफ ने बैक वक्त दोनों रिवाल्वर होलिस्टरों से खींचे और फिर इससे पहले कि वो चारों संभलते या कुछ समझते, खौफनाक धमाकों से राहदारी गूंज उठी थी और वो चारों इस तरह चीखते हुए उछल कर नीचे गिरे जैसे जहरीली दवा छिड़कने से हशरात और अर्थ नीचे गिरते हैं, और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। इमरान इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर लिफ्ट के ज़रिए वो ऊपर पहुंच गए। राहदारी से गुजरकर वो हाल में पहुंचे और फिर इसी तरह इत्मीनान से चलते हुए हाल के मेन गेट से बाहर आ गए। अब कहाँ चलना है? क्या आर्थर के पास? जोसेफ ने कार में बैठते हुए कहा। क्या इस आर्थर को तुम उठाकर राना हाउस ले आ सकते हो? इससे तफसील से पूछताछ करनी पड़ेगी, इमरान ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ आर्थर अपने ऑफिस में मौजूद था कि दरवाज़ा खुला और टोनी को अंदर आता देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम इस तरह अचानक? आर्थर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। चलो उठो और मेरे साथ चलो, टोनी ने कहा। तो आर्थर बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या हुआ है और क्यों जाना है? आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे इस ऑफिस का इल्म आस्टन को था और आस्टन हलाक हो चुका है और इसे हलाक अली इमरान ने किया है, इसलिए अब वो लामहाला यहाँ पहुँचेंगे और तुम इनके एक बार हाथ चढ़ गए तो फिर तुम्हारा बचना मुहाल है, टोनी ने जवाब दिया। तो आर्थर का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ सा गया। आस्टन को हलाक कर दिया गया है? कैसे? ये कैसे मुमकिन है? आर्थर ने कहा। तुम यहाँ से तो चलो, इसलिए तो मैं खुद आया हूँ।
किसी महफूज जगह पर पहुंचकर तफसील से बातें हो जाएंगी, टोनी ने कहा। ओह अच्छा, आओ, आर्थर ने कहा, और थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग-अलग कारों में सवार सड़क पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। आगे आर्थर की कार थी जिसे वो खुद चला रहा था, जबकि इसके पीछे टोनी की कार थी जिसे टोनी चला रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों कारें एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुईं और फिर आर्थर की कार एक कोठी के बड़े फाटक के सामने रुक गई। टोनी ने भी अपनी कार इसके पीछे रोक दी। आर्थर ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो छोटा फाटक खुला और एक आदमी बाहर आ गया। बड़ा फाटक खोलो जैकब, आर्थर ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, इस आदमी ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुला और आर्थर कार अंदर ले गया। उसके पीछे टोनी भी कार अंदर ले आया। ये मेरा ख़ास अड्डा है, इसका इल्म मेरी ज़ात के अलावा और किसी को नहीं है, आर्थर ने कार से उतरकर टोनी से कहा। ठीक है, आओ अब तफसील से बात हो सकती है, टोनी ने इस बात पे सर हिलाते हुए कहा और फिर वो दोनों एक बड़े से कमरे में जिसे सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था आकर बैठ गए। इसी लम्हे फाटक खोलने वाला अंदर आया तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें शराब की एक बोतल और 2 जाम रखे हुए थे। इसने शराब की बोतल और जाम मेज़ पर रखे और फिर वापस चला गया। आर्थर ने बोतल का ढक्कन हटाया और दोनों जाम भर कर इसने बोतल वापस मेज़ पर रख दी। ये लो पियो, खुसूसी शराब है, और मुझे बताओ कि ये सब क्या चक्कर है, आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा तो टोनी ने शराब से भरा एक जाम उठाया और गोंद लेकर वापस मेज़ पर रख दिया। मैं आस्टन से मिलने इसके क्लब गया तो मुझे अली इमरान अपने साथी अफ्रीकी नेग्रो के साथ क्लब से बाहर आता दिखाई दिया। मैं इन्हें देखकर बेहद हैरान हुआ। वो कार में बैठकर चले गए तो मैं अंदर गया तो काउंटर मैन ने मुझे बताया कि आस्टन स्पेशल ऑफिस में है। चूँकि मेरा और आस्टन का ताल्लुक़ ऐसा है कि मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके स्पेशल ऑफिस में गया। लेकिन स्पेशल ऑफिस की राहदारी में पहुंचते ही मैं ये देखकर उछल पड़ा कि वहाँ इसके चारों मुहाफ़िज़ों की लाशें पड़ी हुई थी। मैं अंदर स्पेशल ऑफिस गया तो वहाँ आस्टन की लाश मिली। इसे भी दिल पर गोली मारी गई थी। आस्टन का लिबास इस तरह मसला हुआ था कि मैं समझ गया कि इमरान ने इस पर अपने मखसूस अंदाज में तशद्दुद किया है। और चूँकि आस्टन के आदमी ने टाइगर और जोआना की कार पर बम मारा था और वो ज़ख्मी हो गए थे, इसीलिए अली इमरान खुद हरकत में आ गया। इसे बहरहाल ये आसानी से मालूम हो सकता था कि यह कार्रवाई आस्टन की है और लामहला इसने आस्टन से ये बात पूछनी थी कि टाइगर और जोआना पर हमला किस पार्टी ने कराया है और वो शख्स ऐसा है कि इसके सामने कोई ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता और आस्टन ने लाजमन इसे तुम्हारे बारे में बता दिया होगा। इसलिए इसने आस्टन को हलाक कर दिया कि वो तुम्हें इतला न दे सके। और चूँकि आस्टन तुम्हारे इस प्लाजे वाले ऑफिस के बारे में जानता था, इसलिए इमरान लामहला तुम्हारे इस ऑफिस पर रेड करेगा या अपने आदमियों के ज़रिए तुम्हें अगवा कराएगा ताकि तुमसे पूछगछ कर सके कि तुमने आस्टन को टाइगर और जोआना के कत्ल की टिप क्यों दी थी। इसलिए मैं वहाँ से सीधा तुम्हारे पास पहुँचा, तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। टोनी ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। ओह वेरी सैड, ये तो वाकई इंतहाई तेज़ लोग हैं, लेकिन वो मुझसे क्या पूछेगा। मेरा बज़ाहिर तो किसी जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असले का काम भी खुफिया तौर पर हो रहा है। आर्थर ने होंठ चबाते हुए कहा, अगर तुम इसके हाथ लग गए तो फिर वो खुद ही सब कुछ मालूम कर लेगा। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम खामोश रहो, लेकिन तुमने ज़िद कर ली, टोनी ने कहा। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग आस्टन तक पहुंच जाएंगे और इसे हलाक कर देंगे। हालांकि मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। अगर तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो वाकई मैं तुम्हारी बात पर यकीन ना करता। बहरहाल मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, आर्थर ने कहा। देखो, अब जो सूरत हाल है वो वाकई तुम्हारे लिए इंतहाई संगीन है। तुमने एक लिहाज से तो वाकई भेड़ों के छत्ते पर पत्थर मार दिया है। इसलिए अब एक ही सूरत है कि तुम इस वक्त तक अंडरग्राउंड हो जाओ जब तक ये अली इमरान किसी और मिशन में मसरूफ़ ना हो जाए या फिर मुल्क से बाहर चले जाओ। मेरे नज़दीक तुम्हारे बचाव की और कोई सूरत नहीं है, टोनी ने कहा। लेकिन तब तक मेरा बिजनेस तो तबाह हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं अब ऑफिस ना जाऊँ और मैं यहाँ से ही चुप कर बिजनेस को कंट्रोल करूँ, आर्थर ने कहा। इमरान अगर चाहे तो तुम्हें यहाँ भी ट्रेस कर लेगा
वो ऐसे कामों में माहिर है। दूसरी सूरत ये है कि तुम खुद इमरान से बात कर लो और इसे बताओ कि उस्ताद कालू तुम्हारा वाकिफ़ कार था, इसने तुम्हें कॉल करके तुमसे टाइगर और जोआना के ख़िलाफ़ मदद चाही, जबकि तुम्हें मालूम ही ना था कि ये कौन लोग हैं, इसलिए तुमने आस्टन से बात कर ली। फिर मेरा हवाला देना कि अब टोनी ने मुझे बताया है, इस तरह मामलात शायद हल हो जाएं। टोनी ने कहा, क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? आर्थर ने कहा, अगर तुम इसे किसी तरह यकीन दिला दो कि तुम्हें बराह रास्त किसी बात का इल्म भी नहीं है। टोनी ने कहा, लेकिन अगर इसने पूछ लिया कि मुझे कैसे इस बारे में इल्म हुआ तो फिर? आर्थर ने उलझे हुए लहजे में कहा, कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। टोनी ने कहा, नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर अमल करता हूँ। मैं ऑफिस में नहीं बैठता और किसी को यहाँ के बारे में इल्म नहीं है। इमरान खुद ही थक कर खामोश हो जाएगा। आर्थर ने कहा, ठीक है, बहरहाल ऑफिस की निस्बत तुम यहाँ ज़्यादा महफूज हो। टोनी ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने बर वक्त मेरी इमदाद की है। आर्थर ने कहा तो टोनी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम मेरे दोस्त हो और मुश्किल वक्त में दोस्तों की मदद की जाती है। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो आर्थर भी उठ खड़ा हुआ। इसने बड़ी गर्मजोशी से टोनी से मुसाफा किया और फिर इसे बाहर तक कार तक छोड़ने गया। जब टोनी कार में सवार होकर कोठी से बाहर चला गया तो आर्थर वापस मुड़ा और फिर वो कोठी के एक खुसूसी कमरे में पहुंच गया। इसने एक अलमारी खोली और इसमें से मौजूद एक सुर्ख रंग का फ़ोन पीस उठाकर बाहर निकाला और इसका प्लग सॉकेट में लगाकर इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होते ही एक मुद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा अक्रेमी था। आर्थर बोल रहा हूँ, पाक एशिया से। आर्थर ने मुद्दबाना लहजे में कहा, ओह तुम, क्या हुआ, कैसे स्पेशल कॉल की है? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया तो आर्थर ने तफसील दोहरा दी। इसने टोनी से होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। ओह वेरी बैड, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। सीक्रेट सर्विस नहीं जनाब, इनके लिए काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है, वो कर रहा है। चूँकि हमारे खुफिया गोदाम टागोरा में हैं और उस्ताद कालू हमारे वहाँ के सेटअप का इंचार्ज है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये लोग इस तक पहुँच गए तो हमारे खुफिया गोदाम ओपन हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनके हाथ में का टास्क दे दिया, लेकिन इसके नतीजे में ये आदमी हरकत में आ गया। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आर्थर ने कहा, तुमने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है आर्थर। बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? दूसरी तरफ से कहा गया तो आर्थर का सुस्ता हुआ चेहरा इसकी बात सुनते ही बहाल हो गया और इसने कोठी नंबर और कॉलोनी के बारे में तफसील बता दी। ओके, पाक एशिया दारुल हुकूमत में हमारा एक ख़ास आदमी रॉबर्ट है। मैं इसे हदायत देकर तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वो तुम्हें जो हदायत दे तुमने इस पर अमल करना है, फिर तुम पर कोई हाथ न डाल सकेगा। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है सर। आर्थर ने मुतमईन लहजे में कहा, वो अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, डोंट वरी। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो आर्थर ने रिसीवर रखा और प्लग सॉकेट से निकालकर इसने फ़ोन को लपेटकर अलमारी में रख दिया। ये फ़ोन ऐसा था कि इस पर होने वाली गुफ्तगू किसी तरह भी दरमियान में ना सुनी जा सकती थी और ये फ़ोन भी इसे असला सप्लाई करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम ने दिया हुआ था, जिसका वो यहाँ पाक एशिया में मेन एजेंट था। फ़ोन को वापस अलमारी में रख कर इसने अलमारी बंद की और फिर इस कमरे से निकलकर वो सिटिंग रूम में आ गया। जैकब, आर्थर ने कुर्सी पर बैठते हुए ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा। यस बॉस। चंद लम्हों बाद इसका मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और इसने मुँह मुद्दबाना लहजे में कहा, एक साहब आ रहे हैं, इनका नाम रॉबर्ट है, इन्हें इज्जत से अंदर ले आना, मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। आर्थर ने कहा। यस बॉस, जैकब ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो आर्थर समझ गया कि रॉबर्ट आया होगा और फिर थोड़ी देर बाद मुलाजिम जैकब के साथ एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। मेरा नाम रॉबर्ट है मिस्टर आर्थर, रॉबर्ट ने कहा तो आर्थर उठकर खड़ा हो गया। इसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में इससे मुसाफा किया। बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। पहले बताओ क्या पीना पसंद करोगे? आर्थर ने कहा। वो चूँकि तंजीम का मेन एजेंट था इसलिए वो रॉबर्ट से इस अंदाज में बात कर रहा था। कुछ नहीं, क्योंकि मुझे वापस जाना है। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो फिर बताओ कि मेरे लिए चीफ ने क्या हदायत दी हैं? आर्थर ने कहा, यह कोठी मुझे खाली सी दिखाई दे रही है, क्या यहाँ इस मुलाजिम के अलावा और कोई आदमी नहीं है?
रॉबर्ट ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय इधर उधर देखते हुए कहा, यह मेरा मखसूस पॉइंट है और यहाँ मेरा सिर्फ एक ही खुसूसी मुलाजिम जैकब ही रहता है। आर्थर ने कहा, तो फिर हदायत सुन लें। चूँकि आप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आ चुके हैं, इसलिए आपकी मौत का वारंट जारी कर दिया गया है और मैं आप इसकी तकमील के लिए यहाँ आया हूँ। रॉबर्ट ने कहा, क्या मतलब, क्या कह रहे हो, क्या मतलब? आर्थर ने हैरान होकर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इसे रॉबर्ट के हाथ में साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल नज़र आया और फिर इससे पहले कि वो संभलता, चटक की आवाज़ के साथ ही इसे एक शोला नज़र आया और दूसरे लम्हे इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गर्म सलाख इसके सीने के अंदर घुसती चली गई हो। उसके जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और इसके मुंह से चीख निकली, लेकिन इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका सांस इसके गले में अटक गया हो। इसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसके साथ ही इसका जहन और एहसासात तारीकी में डूबते चले गए। दूसरी तरफ जोसेफ ने कार शान प्लाजा के कंपाउंड में मोड़ी और फिर इसे पार्किंग की तरफ ले जाने के बजाय वो इसे प्लाजा के मेन गेट की तरफ ले गया। इसने कार मेन गेट से कुछ फासले पर ही अभी रोकी थी कि प्लाजा के एक साइड से दो कारें एक के बाद दीगरे नमूदार हुईं और तेज़ी से पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गईं। दोनों में एक एक आदमी सवार था। आगे वाली कार में मौजूद आदमी को तो वो नहीं जानता था, लेकिन दूसरी कार में जो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, इसे वो अच्छी तरह जानता था। वो टाइगर का दोस्त टोनी था। टोनी एक क्लब का मालिक था और वो टाइगर के साथ कई बार मुख्तलिफ मामलात के सिलसिले में इससे मिल चुका था। दोनों कारें पार्किंग से निकल कर दाएं तरफ मुड़ी और आगे बढ़ गईं, तो जोसेफ कार से नीचे उतरा और फिर मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही वो ग्राउंड फ्लोर पर इसके ऑफिस में दाखिल हुआ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म थी और जिसका मालिक आर्थर था। एक साइड पर काउंटर के पीछे एक नौजवान लड़की फ़ोन सामने रखे बैठी हुई थी। मिस्टर आर्थर ऑफिस में हैं? जोसेफ ने काउंटर के करीब जाकर इस लड़की से मुखातब होकर पूछा। ओह नहीं जनाब, वो तो अभी अपने दोस्त मिस्टर टोनी के साथ गए हैं, लड़की ने कहा। तो जोसेफ चौंक पड़ा। कहाँ गए हैं? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। जी बता कर नहीं गए, बस अचानक चले गए, शायद थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। आपकी तारीफ, लड़की ने कहा। मैंने इनसे मिलना है, वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा, जोसेफ ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार टोनी के क्लब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। टोनी के क्लब पहुंचकर इसने कार पार्किंग में रोकी और नीचे उतरकर वो क्लब की तरफ चल पड़ा। चूँकि वो कई बार यहाँ टाइगर के साथ आ चुका था, इसलिए यहाँ का अमला इसे अच्छी तरह जानता था। टोनी ऑफिस में है? जोसेफ ने काउंटर बॉय से मुखातब होकर कहा। ओह नहीं जनाब, वो तो बाहर गए हुए हैं, काउंटर बॉय ने कहा। वो मुझे कार में अकेले आते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, मैं इनका इंतज़ार कर लेता हूँ, जोसेफ ने कहा और मुड़कर एक खाली मेज़ पर बैठ गया। दूसरे लम्हे वेटर इसके सर पर पहुँच गया। एप्पल और बनाना मिक्स जूस बनाकर ले आओ, जोसेफ ने वेटर से कहा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया और वापस चला गया। और थोड़ी देर बाद जूस का बड़ा सा गिलास इसके सामने मौजूद था और वो आहिस्ता आहिस्ता इसे सिप करने लगा। एक गिलास पीने के बाद जब टोनी वापस ना आया तो इसने कुछ देर ठहर कर वेटर को एक और गिलास लाने को कहा और वेटर ने जूस का दूसरा गिलास लाकर इसके सामने रख दिया। वो इसे पहले गिलास से भी ज़्यादा आहिस्तगी से सिप करने लगा और जब इसने गिलास ख़त्म किया तो इसे टोनी क्लब में दाखिल होता दिखाई दिया। वो सीधा साइड राहदारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जोसेफ जो कि इस साइड पर बैठा हुआ था कि जब तक इसे मुड़कर न देखा जाता, काउंटर की तरफ बढ़ता हुआ आदमी इसे ना देख सकता, इसलिए टोनी ने इसे ना देखा था। जोसेफ ने वेटर को बुलाकर इसे पेमेंट की और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता वो टोनी के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। चूँकि वहाँ का अमला इसे जानता था, इसलिए किसी ने इससे तारुज़ ना किया और जोसेफ टोनी के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ टोनी इसे देखकर बेहतर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम जोसेफ कैसे आए हो? टोनी ने उठकर इसका इस्तकबाल करते हुए कहा। मैं काफ़ी देर से हाल में बैठा तुम्हारी आमद का इंतज़ार कर रहा था, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुसाफा करके वो मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। ओह अच्छा, खैरियत, क्या कोई काम है मुझसे? टोनी ने कहा। हाँ, तुम और आर्थर इकट्ठे शान प्लाजा से निकले थे। अलबत्ता तुम दोनों अलग-अलग कारों में थे। मैंने फ़ौरी तौर पर आर्थर से मिलना है, इसलिए मैं यहाँ आ गया कि तुमसे पूछ लूँगा कि आर्थर अब कहाँ है। जोसेफ ने कहा। ओह तो ये बात है, मैं इसके ऑफिस ज़रूर गया था, लेकिन फिर
इससे कोई काम याद आ गया और हम बाहर आ गए। फिर वो अपनी कार में चला गया और मैं अपनी कार में यहाँ आ गया। अलबत्ता रास्ते में मुझे एक ज़रूरी काम से रुकना पड़ गया था, इसलिए देर हो गई। टोनी ने कहा, देखो टोनी, तुम टाइगर के दोस्त हो और टाइगर को आर्थर की वजह से ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा है, और बास ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आर्थर को ट्रेस करके इससे मालूमात हासिल करूं कि इसने टाइगर के ख़िलाफ़ आस्टन ग्रुप को क्यों हायर किया था। इसलिए आर्थर से मेरी फौरी मुलाकात ज़रूरी है। जोसेफ ने कहा, आर्थर ने तो ये सब कुछ नहीं कराया होगा, इसका तो जराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है। अलबत्ता मुझे ये इतला ज़रूर मिल गई थी कि टाइगर ज़ख्मी हो गया है। मैंने अस्पताल फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि इसे किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए मैं खामोश हो गया। टोनी ने कहा, तो तुम्हें मालूम नहीं कि आर्थर अब कहाँ है? जोसेफ ने कहा, नहीं, मुझे वाकई मालूम नहीं है। टोनी ने जवाब दिया, मेरा नाम जोसेफ है और मेरा ताल्लुक़ अफ्रीका से है, और अफ्रीका के बड़े बड़े विश डॉक्टरों ने मेरे सर पर अपने हाथ रखे हुए हैं, इसलिए मुझे वो कुछ वैसे ही मालूम हो जाता है जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारा लिहाज इसलिए कर रहा हूँ टोनी कि तुम टाइगर के दोस्त हो और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ इस सारे सिलसिले से बज़ाहिर नहीं है, लेकिन अब तुम आर्थर के बारे में झूठ बोलकर अपने आप को मशकूक बना रहे हो, इसलिए अब भी वक्त है कि सच सच बता दो। जोसेफ ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ जोसेफ, वरना मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? टोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके। जोसेफ ने उठ खड़े होते हुए कहा तो टोनी भी उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो, कुछ खा पी लो, टोनी ने उठते हुए कहा। सॉरी, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो हाल से गुजरकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो इसे यकीन था कि टोनी ने झूठ बोला है, इसे मालूम है कि आर्थर कहाँ है, लेकिन इसने जानबूझकर टोनी पर कोई तशद्दुद न किया, क्योंकि टोनी इमरान का भी अच्छा वाकिफ़ था और वो इमरान से पहले बात कर लेना चाहता था। क्लब की बैरूनी बरामदे में पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद था। जोसेफ इस फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ गया। इसने जेब से सिक्का निकालकर इसमें डाला और फिर रिसीवर उठाकर इसने राना हाउस के नंबर प्रेस कर दिए, क्योंकि इमरान ने इसे कहा था कि वो इसकी वापसी तक राना हाउस में ही रहेगा। यस, इमरान ने रिसीवर उठाते ही कहा, जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, टोनी क्लब से, जोसेफ ने कहा, और फिर इसने शान प्लाजा से लेकर यहाँ पहुँचने और टोनी से होने वाली सारी बातचीत तफसील से दोहरा दी। इसका मतलब है कि ये टोनी भी इसका साथी है और यकीनन इसने ही आर्थर को आस्टन के हलाक होने की इतला दी होगी, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर अपने ऑफिस से निकल गया होगा। लेकिन टोनी को बहरहाल मालूम होगा कि वो कहाँ है। तुम इससे मालूमात हासिल कर सकते हो या मैं खुद आऊँ? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है बॉस, मैं इसकी रूह से भी सब कुछ उगलवा लूँगा। जोसेफ ने कहा, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर हुक में लटकाया और फ़ोन बूथ से बाहर आकर वो एक बार फिर क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो टोनी के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो फ़ोन पर किसी से बात करता टोनी इसे वापस आता देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। फिर बात करूँगा, इसने फ़ोन पीस में कहा और रिसीवर रख दिया। तुम फिर आ गई, हैरियत, क्या कोई ख़ास बात है? टोनी ने इसके इस्तकबाल के लिए उठते हुए हैरत और परेशानी के मिले जुले लहजे में कहा। एक बात पूछना भूल गया था, इसलिए दोबारा आना पड़ा। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कौन सी बात? इस बार टोनी ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा, लेकिन जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेज़ी से बढ़ा और फिर इससे पहले कि टोनी संभलता, जोसेफ ने इसकी गर्दन को पकड़कर एक जोरदार झटके से इसका जिस्म हवा में उठाया और साइड पर पटक दिया। टोनी चीखता हुआ एक धमाके से नीचे गिरा था कि जोसेफ ने इसके सीने पर पैर रख दिया। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो टोनी, इसलिए अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो बता दो कि आर्थर को तुमने कहाँ छोड़ा है, वरना मैं सिर्फ पैर को झटका दूंगा और तुम्हारा दिल फट जाएगा। बोलो, जोसेफ ने गुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही इसने पैर को कदरे मज़ीद दबा दिया।
टोनी ने इस दौरान अपने दोनों हाथों से इसकी टांग पकड़ ली थी और उसका निचला जिस्म तेज़ी से सिमट रहा था, लेकिन जोसेफ के मज़ीद दबाव देने की वजह से इसका निचला जिस्म भी एक झटके से सीधा हो गया, बल्कि इसके दोनों हाथ भी बेजान होकर नीचे गिर पड़े। इसका चेहरा यकलख्त मस्त हो गया था। मैं तुम्हारा सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूँ टोनी कि तुम टाइगर के दोस्त हो, वरना। जोसेफ की घबराहट और बढ़ गई और इस बार टोनी ने इस कदर तेज़ी से आर्थर का पता बताया जैसे टेप चल पड़ी हो। फ़ोन नंबर क्या है वहाँ का? जोसेफ ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हकीकत है कि मुझे नहीं मालूम, टोनी ने कराहते हुए कहा। तो जोसेफ ने पैर हटा लिया। उठो और अब मुझे बताओ कि आर्थर क्या करता है और तुमने क्यों इसे आस्टन की हलाकत की खबर दी थी? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? जोसेफ ने कहा और उसके साथ ही इसने उठने की कोशिश करते हुए टोनी को बाजू से पकड़कर एक झटके से सामने सोफे पर डाल दिया। मैं सब कुछ बता देता हूँ। मुझसे वाकई गलती हो गई है कि मैंने ख्वामखा आर्थर से हमदर्दी की है। हालांकि मैंने आर्थर को भी मना कर दिया था कि वो टाइगर और जोआना के मुंह ना लगे, लेकिन इसने मेरी बात ना मानी। टोनी ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। फजूल बातें मत करो टोनी, जो असल बात है वो बताओ, जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा। आर्थर असले का एक स्मगलर है और असले की एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क का पाक एशिया में मेन नुमाइंदा है, टोनी ने कहा। लेकिन इसे टाइगर और जोआना से क्या ख़तरा हो गया था? वो तो आम गुंडों और बदमाशों के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, जोसेफ ने कहा। टागोरा के इलाके में इस तंजीम के असले के खुफिया गोदाम हैं और उस्ताद कालू जो वहाँ के गुंडों का सरदार है वो आर्थर के तहत है और आर्थर को ख़तरा लाहक हो गया था कि कहीं ये लोग उस्ताद कालू तक ना पहुँच जाएं और असले के गोदाम सामने ना आ जाएं, टोनी ने कहा। तो ये बात है, ठीक है, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही इसने बिजली की सी तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। मुझे मत मारो प्लीज़ प्लीज़, टोनी ने यकलख्त गंगाए हुए लहजे में कहा। तुमने अपने दोस्त टाइगर की मौत का सौदा किया, तुम नाकाबिले माफ़ी हो, जोसेफ ने गुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही इसने ट्रिगर दबा दिया। टिक टिक की आवाज़ों के साथ ही गोलियां सीधी टोनी के दिल में उतरती चली गईं और वो चीख मारकर पहले सोफे पर गिरा और फिर नीचे फर्श पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद इसकी आंखें बेनूर हो गईं। जोसेफ ने सलेंसर निकालकर मशीन पिस्टल अपनी जेब में डाला और तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो क्लब से बाहर आ चुका था। इसे मालूम था कि टोनी की लाश मिलने के बाद सबको मालूम हो जाएगा कि इसे जोसेफ ने हलाक कर दिया है, लेकिन वो जानता था कि ये गुंडे ना ही पुलिस तक जाएंगे और ना ही इसके पीछे आएंगे, बल्कि वो क्लब पर कब्ज़ा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए इसे इस बारे में कतई कोई परवाह ना थी। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ी से इस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां टोनी के मुताबिक आर्थर एक कोठी में छुपा हुआ था। पहले इसने सोचा कि इमरान को रिपोर्ट दे दे, लेकिन फिर इसने अपना इरादा तब्दील कर दिया था और इस आर्थर के बारे में भी साथ ही तफसीली रिपोर्ट देना चाहता था। थोड़ी देर बाद इसकी कार इस कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर इसने इस कोठी को चेक कर लिया जिसका नंबर टोनी ने बताया था। इसने कार एक साइड पर करके रोकी और नीचे उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कोठी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। इसने फैसला कर लिया था कि वो बराह रास्त आर्थर से टकराएगा। इसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया, लेकिन जब कुछ देर तक कोई बाहर ना आया तो इसने छोटे फाटक को दबाया और दूसरे ही लम्हे ये देखकर हैरान रह गया कि फाटक अंदर से लागना था। इसने अंदर सर डालकर झांका और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसे खुद ब खुद एहसास हो गया कि कोठी खाली है। कहीं टोनी ने डाज तो नहीं दिया, जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन फिर जैसे ही गैराज तक पहुंचा वो बेहतियार उछल पड़ा। इसकी नाक से इंसानी होंठ की मखसूस बू टकराई थी। वो चूँकि जंगल का रहने वाला था, इसलिए इसकी कुव्वत शामा इंतहाई तेज़ थी। यहाँ कोई हलाकत हुई है, जोसेफ ने कहा और बरामदे में आगे बढ़ने लगा। अलबत्ता साइलेंसर लगाकर मशीन पिस्टल इसने जेब से निकालकर हाथ में ले लिया था और फिर वो वाकई किसी दरिंदे के अंदाज में खून की बू सूंघता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। आर्थर वहाँ मुर्दा हालत में फर्श पर गिरा हुआ था। वो शायद कुर्सी पर बैठा हुआ था कि इस पर फायर खोल दिया गया था और वो कुर्सी समेत नीचे फर्श पर गिर गया।
चूँकि शान प्लाजा में दाखिल होने से पहले इसने टोनी की कार के आगे इस आदमी को देखा था और ऑफिस गर्ल ने इसे बता दिया था कि आर्थर टोनी के साथ गया है, इसलिए वो समझ गया कि यही आर्थर है। इसे किसने हलाक किया होगा? जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा और तेज़ी से वापस मुड़ा और फिर इसने पूरी कोठी की तलाशी ले डाली। किचन में एक और आदमी की लाश मौजूद थी, इसे भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ये अपने लिबास से को मुलाजिम दिखाई देता था। जोसेफ दोबारा इसी कमरे में गया जहां आर्थर की लाश पड़ी हुई थी। इसने इसके लिबास की तलाशी ली, लेकिन इसके मतलब की कोई चीज़ बरामद न हुई तो इसने पूरी कोठी की तलाशी लेना शुरू कर दी। ख़ास तौर पर इसने ऑफिस नुमा कमरे की खुसूसी तलाशी ली, लेकिन वहाँ भी सवाए गैर मुल्की करेंसी के कुछ न था। जोसेफ वापस सिटिंग रूम में आया और इसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस कर दिए। राना हाउस। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा और फिर इसने टोनी से पूछताछ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के बारे में पूरी तफसील बता दी। ठीक है, इस बैनुल अक़वामी तंजीम को यकीनन इत्तला मिल गई होगी कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस आर्थर के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए उन्होंने रास्ता रोक दिया। लेकिन तुमने टोनी से जो मालूमात हासिल की हैं वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ ताकि मैं इस चौकीदारी टाइप के बोर काम से निजात हासिल कर सकूं। इमरान ने कहा, बॉस आप इतनी जल्दी बोर हो गए हैं? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम और जवाना क्यों बोर हो जाते हो। बहरहाल आ जाओ, मैंने अस्पताल टाइगर और जवाना को पूछने जाना है। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर रखा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ कमरे में एक अधेड़ उम्र आदमी आरामदेह मूड में बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी और इसकी नज़रें इस फाइल पर जमी हुई थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बाजू थी। इस आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इस आदमी ने सर्द लहजे में कहा। ब्रोक्स बोल रहा हूँ चीफ, पाक एशिया के सिलसिले में एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए इजाज़त दें तो हाज़िर हो जाऊँ। दूसरी तरफ से मुद्दबाना सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या ये रिपोर्ट फ़ोन पर नहीं दी जा सकती? चीफ ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। सर, बेहतर है कि ज़ुबानी बात हो जाए। दूसरी तरफ से इसी तरह मुद्दबाना लहजे में कहा गया। ओके फिर आ जाओ, चीफ ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया और फिर फाइल को बंद करके वो उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता एक तरफ दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी थी। इस राहदारी से गुज़र कर वो आगे बढ़ गया और फिर एक कमरे में दाखिल हुआ जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुष्ट की कुर्सी मौजूद थी। चीफ इस कुर्सी पर बैठ गया और इसने हाथ में मौजूद फाइल मेज़ की दराज खोलकर अंदर रख दी और फिर मेज़ के किनारे पर लगे बटन प्रेस कर दिए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और छरीरे जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने चीफ को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। आओ बैठो ब्रोक्स, चीफ ने इसी तरह सपाट लहजे में कहा तो आने वाला जिसका नाम ब्रोक्स था मुअद्दबाना अंदाज में मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। हाँ अब बताओ क्या रिपोर्ट है जिसके लिए तुम इस कदर परेशान दिखाई दे रहे हो? चीफ ने कहा। चीफ, पाक एशिया में हमारा सेटअप बड़ी कामयाबी से काम कर रहा था और वहाँ असले की खपत भी काफ़ी हो रही थी। ख़ास तौर पर असले की बड़ी खेपें बहादुरिस्तान भिजवाई जा रही थी कि अब अचानक एक मसला सामने आ गया है जिसके लिए मैंने सोचा कि आपसे तफसीली बात हो जाए। ब्रोक्स ने कहा, क्या मसला? खुलकर बात करो। चीफ ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, आप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए काम करने वाले ख़तरनाक आदमी अली इमरान के बारे में, और मुझे ख़तरा लाहिक हो गया है कि हमारा सेटअप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के सामने आ जाएगा। ब्रोक्स ने कहा तो चीफ बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के तासुरात उभर आए थे। सीक्रेट सर्विस का असले की आम सी स्मगलिंग से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता। चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, लेकिन अगर ये लोग हमारे सुराग पर चल निकले तो फिर इनसे कुछ बैद नहीं कि वो पूरे सेटअप का ही खात्मा कर देंगे। ब्रोक्स ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमारे सेटअप के ख़िलाफ़ काम कर रही है? चीफ ने कहा, पाक एशिया में हमारा एजेंट आर्थर है। इसने एक मुतवस्त तबके की आबादी जिसे टागोरा कहा जाता है वहाँ असले के खुफिया स्टोर बना रखे हैं
और वहाँ के आम से बदमाशों और गुंडों को इसने अपने सेटअप में शामिल कर रखा है, क्योंकि पुलिस भी इनकी वजह से गोदामों तक नहीं पहुँच सकती और इंटेलिजेंस वगैरह भी मतवस्त तबके की ऐसी आबादियों में नहीं जाया करती और ना आम से गुंडों और बदमाशों के मुंह लगती है। इसलिए ये सेटअप इंतहाई कामयाबी से काम कर रहा था कि अचानक आर्थर को इतला मिली कि 2 आदमी बदमाशों और गुंडों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसने वहाँ के एक मुकामी पेशावर कातलों के ग्रुप के बास से रब्ता किया और इन दोनों पर हमला करा दिया। ये दोनों जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए, लेकिन फिर अचानक इन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान आर्थर के एक मुकामी दोस्त टोनी ने इसे बताया कि ये दोनों आदमी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के इंतहाई ख़तरनाक आदमी अली इमरान के साथी थे और इमरान इन पेशावर कातलों के ग्रुप के इंचार्ज तक पहुंच गया और इसने इसे आर्थर के बारे में मालूमात हासिल करके इस इंचार्ज को हलाक कर दिया है, जिस पर आर्थर अपने खुफिया पॉइंट पर आ गया है और इसने मुझे कॉल करके तफसील से रिपोर्ट दी। मैं ये रिपोर्ट सुनकर चौंक पड़ा। मैं समझ गया कि वो चाहे जिस कदर भी खुफिया मकाम पर रहे, बहरहाल ये सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर आर्थर इनके हाथ आ गया तो न सिर्फ हमारी तंजीम ओपन हो जाएगी बल्कि खुफिया गोदाम और पूरा सेटअप भी सामने आ जाएगा, जिस पर मैंने पाक एशिया में मौजूद अपने खुसूसी आदमी रॉबर्ट को कॉल करके आर्थर के पास भेजा और आर्थर को हलाक करा दिया। और फ़िलहाल मैंने रॉबर्ट को आर्थर की जगह दे दी है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें वहाँ कुछ रोज़ तक काम बंद कर देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। ब्रोक्स ने तफसील बताते हुए कहा, क्या रॉबर्ट इस पूरे सेटअप से वाकिफ़ है? चीफ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, यस चीफ, मैंने इसे आर्थर के मुतबादिल के तौर पर तैयार कर रखा था, लेकिन वो आर्थर के सामने नहीं आता था। अलबत्ता इन बदमाशों और गुंडों को इसके बारे में मालूम था, इसलिए वो आर्थर की जगह आसानी से संभाल सकता है। ब्रोक्स ने कहा, मैं अभी जो फाइल पढ़ रहा था वो बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप की डिमांड के बारे में थी, जो बहादुरिस्तान हुकूमत से लड़ रहे हैं। उन्होंने हमसे इंतहाई हसास असला तलब किया है और मैंने इनसे मुआहदा कर लिया है, लेकिन अब तुमने ये बात सुनाकर मुझे तशवीश में मुबतला कर दिया। वहाँ गोदामों में जो असला मौजूद होगा वो तो आम सा असला है, इसके पकड़े जाने से तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस हसास असले के पकड़े जाने से हो सकता है, लेकिन ये आर्डर मैंने बड़ी जद्दोजहद से हासिल किया है, इसलिए बहरहाल हमें इसे पूरा करना है। चीफ ने कहा, इन हालात में तो बास वहाँ खास असला भेजना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। ब्रोक्स ने फैसलाकुन लहजे में कहा, लेकिन अब हम कब तक खामोश बैठे रह सकते हैं? चीफ ने कहा, बास ये असला काफरिस्तान के रास्ते तो भिजवाया जा सकता है, वहाँ भी हमारा सेटअप काम कर रहा है। ब्रोक्स ने कहा, ओह हाँ, गो इसमें अखराजात बढ़ जाएंगे और मुनाफा कम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है। तो फिर पाक एशिया के बारे में तुम्हारी तजवीज़ है कि वहाँ सब कुछ अभी रोक दिया जाए? चीफ ने इस बार कदर इत्मीनान भरे लहजे में कहा, यस चीफ, ये ज़रूरी है। ब्रोक्स ने कहा, ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो फैसला कर सकते हो। अलबत्ता ये फ़ाइल ले जाओ और काफरिस्तान के रास्ते इस असले की बहादुरिस्तान के इस ग्रुप को तरसील मुमकिन बनाओ। चीफ ने मेज़ की दराज खोलकर इसमें मौजूद इस फाइल को निकालते हुए कहा, जो वो बैठा पढ़ रहा था। इसने फ़ाइल ब्रोक्स की तरफ बढ़ा दी। यस चीफ, ये काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ब्रोक्स ने फ़ाइल लेते हुए कहा, ओके ठीक है, बहरहाल मैं भी ये नहीं चाहता कि ये ख़तरनाक सीक्रेट सर्विस हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा फ़ाल हो, इसलिए ऐसा लाए अमल अख्तियार करना जिससे मामलात बिगड़ने ना पाएँ। चीफ ने कहा, आप बेफिक्र रहें चीफ, मैं सब ओके कर लूँगा। मैंने इसीलिए आर्थर को ऑफ कर दिया है कि आर्थर की वजह से ब्लैक मास्क सामने आ सकती थी, जबकि इन गुंडों और बदमाशों तक अगर वो पहुंच भी गए तो इन्हें ब्लैक मास्क के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो तो इसे आर्थर का ही सेटअप समझते हैं। ब्रोक्स ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल ये हसास असला बर वक्त बहादुरिस्तान पहुँचना चाहिए, इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना। चीफ ने कहा, यस चीफ, ब्रोक्स ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर इसने चीफ को सलाम किया और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ इमरान ने कार स्पेशल अस्पताल की पार्किंग में रोकी और फिर कार से उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। चूँकि यहाँ का अमला इसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए किसी ने भी इसे ना रोका और इमरान
डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में दाखिल हो गया। डॉक्टर सिद्दीकी ऑफिस में मौजूद ना थे, इसलिए इमरान वहाँ कुर्सी पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुए तो इमरान इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम। इमरान ने इनके चौंकने से पहले ही इंतहाई खुशू और खुजू से सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आप कब आए हैं? डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह थी। अभी आया हूँ। क्या पोजीशन है टाइगर और जोआना की? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अब ठीक हैं, बस रेस्ट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है अभी इन्हें एक हफ़्ता मज़ीद रेस्ट करना चाहिए। वो तो मुझे कह रहे थे कि इन्हें अस्पताल से फ़ारिग कर दिया जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। डॉक्टर सिद्दीकी ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जाहिर है आपके पास मरीज़ों की कमी है, इसलिए आप चाहते हैं कि रौनक लगी रहे। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़े। खुदा करे मरीज़ों की कमी ही रहे, लेकिन जिस अंदाज में आप कह रहे हैं इस अंदाज में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, वो किस कमरे में है? इमरान ने उठते हुए कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी ने भी उठते हुए कहा, अरे नहीं, आप काम कीजिए, मुझे सिर्फ कमरा बता दें। अब ये अस्पताल तो मुझे अपने फ्लैट की तरह जाना पहचाना लगता है। इमरान ने कहा तो डॉक्टर सिद्दीकी एक बार फिर हंस पड़े। स्पेशल सेक्शन रूम नंबर 5। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो रूम 5 का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। कमरे में सिर्फ 2 ही बेड थे और इन पर टाइगर और जोआना लेटे हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो स्नेक किलर्स अब थक कर आराम फरमा रहे हैं। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही कहा तो टाइगर और जोआना दोनों आंखें बंद किए लेटे हुए थे। बेख्तियार चौंक पड़े। ओह बास आप, टाइगर ने कहा और जल्द ही उठ कर बैठ गया। मास्टर, हम गफलत में मार खा गए थे। जोआना ने भी उठकर बैठते हुए कहा, मार खाई ही गफलत में जाती है, वरना अगर आदमी को पहले ही पता चल जाए कि इसे मार पड़ने वाली है तो भाग जाता है। इमरान ने कुर्सी घसीट कर इस पर बैठते हुए कहा और टाइगर और जोआना दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। तुम दोनों पर आस्टन ग्रुप ने हमला किया और आस्टन को ये टास्क एक आदमी आर्थर ने, जो असले का स्मगलर है, उसने दिया। उसकी मामले टाइगर के दोस्त टोनी क्लब के मालिक टोनी ने की और आस्टन की मौत की खबर भी टोनी ने जाकर दी और फिर टोनी के कहने पर ही आर्थर शान प्लाजा, जहां उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस था, उठकर एक कॉलोनी की कोठी में जाकर छुप गया। लेकिन जोसेफ ने टोनी को चेक कर लिया और फिर जोसेफ ने टोनी से आर्थर के बारे में मालूमात हासिल करके टोनी का खात्मा कर दिया। लेकिन जब जोसेफ आर्थर की रिहाइश गाह पर पहुंचा तो वहां पहले ही आर्थर की लाश मौजूद थी। टोनी ने जोसेफ को बताया है कि आर्थर का ताल्लुक असले की बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से है और टागोरा के इलाके में इनके असले के खुफिया गोदाम मौजूद हैं। टाइगर और जोआना ने जिस अंदाज में वहाँ के बदमाशों और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की, इससे आर्थर इस खदशे का शिकार हो गया था कि कहीं वो गोदाम सामने ना आ जाए। इसलिए इसने आस्टन के ज़रिए तुम दोनों पर कातलाना हमला कराया। इमरान ने इस पर संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, आर्थर के बारे में तो मैंने सुना ज़रूर था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इसका ताल्लुक़ किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम से है। इसलिए मैंने इसकी तरफ तवज्जो न की थी, क्योंकि स्मगलरों से तो दारुल हुकूमत भरा हुआ है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, मास्टर, आपकी बात का मतलब हुआ कि अब ये केस स्नेक किलर्स का नहीं रहा, बल्कि सीक्रेट सर्विस का हो गया है। लेकिन प्लीज़ ऐसा है भी सही तो मुझे इस टीम में शामिल कर दे जो इनके खिलाफ काम करेगा। जोआना ने कहा, आम से असले को सीक्रेट सर्विस डील नहीं करती, इसलिए बेफिक्र रहो। सीक्रेट सर्विस का ये केस नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा ये केस फोर्स चार्जिश का बन सकता है, लेकिन चूँकि स्नेक किलर्स की वजह से ये लोग सामने आए हैं, इसलिए इस केस पर तुम ही काम करोगे। लेकिन आर्थर की मौत से ये बात सामने आ जाती है कि इस तंजीम के बड़ों तक सीक्रेट सर्विस का नाम पहुंच गया है, इसलिए उन्होंने अपने आदमी आर्थर का ही खात्मा कर दिया है और हो सकता है कि वो यहाँ से सब कुछ अंडरग्राउंड कर दें और गोदाम भी खाली कर दें। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, यकीनन ऐसा ही होगा बॉस,
लेकिन अब बहरहाल मैं इस सारे सेटअप को तलाश करके इनका खात्मा कर दूंगा। टाइगर ने कहा, तुम फिलहाल वही काम करो जिसका तुमने आगाज़ किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। अलबत्ता अब तुम अपना तरीक़ाकार थोड़ा सा तब्दील कर दो। तुमने दो आदमी को ट्रेस करना है, शरफू और कालू को। पहले इनको ट्रेस करो और फिर इनसे मालूमात हासिल करके आगे बढ़ो। और फिलहाल तुम्हारा टारगेट सिर्फ टागोरा का इलाका है। तुमने वहाँ से बदमाशी से मुतल्लिक हर किस्म के आदमी का खात्मा करना है। इमरान ने कहा, यस मास्टर, लेकिन आप डॉक्टर से हमें छुट्टी दिला दें, वो तो हमारा कहना नहीं मानते। जोआना ने कहा, ठीक है, मैं जाकर इन्हें कह देता हूँ, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका वो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। दूसरी तरफ इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन खड़ा हुआ। बैठो, सलाम के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर और जोआना अल्लाह ताला के फजल व करम से बच गए हैं, वरना इन पर कातलाना हमला तो इंतहाई ख़तरनाक था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, अल्लाह का वाकई करम हो गया है कि जोआना की खुसूसी साख की कार बहाना बन गई, वरना तो ये ख़त्म हो जाते। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे सुलेमान ने बताया है कि आप राना हाउस में मौजूद थे और आपने सुलेमान से कहा था कि अगर फ्लैट पर कोई कॉल आए तो वो आपको राना हाउस इतला कर दे। क्या वहाँ कोई ख़ास बात हुई थी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, जोसेफ इन कातलों के ख़िलाफ़ काम कर रहा था क्योंकि वो बहरहाल स्नेक किलर्स का रुकन है और मैं इसकी जगह राना हाउस की चौकीदारी कर रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी बेख्तियार हंस दिया। लेकिन स्नेक किलर्स का टारगेट क्या है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, टागोरा इलाके को सांपों से पाक करना। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। टागोरा? वो तो मुतवस्सित तबके का वसी रहायशी इलाका है, वहाँ क्या किसी ख़ास तंजीम के अड्डे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मुझे तो मालूम ना था, लेकिन अब पता चला है कि असले की कोई बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क है और इसके असले के गोदाम वहाँ मौजूद होंगे। इमरान ने जवाब दिया, ब्लैक मास्क? ओह, तो वो यहाँ भी पहुँच गई। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये बात तुमने किस पैराए में की है? क्या ब्लैक मास्क से तुम वाकिफ़ हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे से मैं पूछा। आज के अखबार में एक ख़बर है कि बहादुरिस्तान की हुकूमत ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो इनके मुखालफों का आदमी है। इससे कोई दस्तावेज़ बरामद हुई है जिसके मुताबिक बहादुरिस्तान की हुकूमत के मुखालफों ने असले की किसी बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से किसी ऐसे हसास असले का सौदा किया है जिससे बहादुरिस्तान की फ़ौजों को इंतहाई शदीद नुकसान पहुँचाया जा सकता है। आपने भी ब्लैक मास्क का नाम लिया तो मैं इसलिए चौंक पड़ा था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ओह, अगर ऐसा है तो फिर तो ये मामला इंतहाई सीरियस है। इसका तो मतलब ये है कि ये हसास असला बहादुरिस्तान की हुकूमत के मुखालफों को पाक एशिया से सप्लाई किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये पाक एशिया के मफादात के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ज़ाहिर है इमरान साहब, पाक एशिया के मफादात तो बहादुरिस्तान हुकूमत के साथ मुतल्लिक हैं, इनके मुखालिफ ग्रुपों से तो नहीं है। फिर मुखालिफ ग्रुपों का ताल्लुक़ भी बहादुरिस्तान से है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ओह, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ये तंजीम पाक एशिया की बजाय ये हसास असला काफिरिस्तान के रास्ते से सप्लाई करे। हमने इसे भी रोकना है, क्योंकि अगर ये असला मुखालिफ ग्रुपों तक पहुंच गया तो बहादुरिस्तान हुकूमत के लिए मसला बन सकता है, और अगर बहादुरिस्तान में मुखालिफ ग्रुपों की हुकूमत आ गई तो फिर बहादुरिस्तान काफिरिस्तान ग्रुपों में शामिल हो जाएगा और इस तरह पाक एशिया के मफादात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इमरान ने कहा, लेकिन अभी तफसील तो मालूम नहीं हो सकी कि ये हसास असला है क्या। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
PA2 सेक्रेटरी वजारत खारजा। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ। वैसे कहा तो यही जाता कि खातून से इसकी उम्र और मर्द से इसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर तुम महसूस न करो तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इमरान ने कहा, यह आपको मेरी तनख्वाह से क्या दिलचस्पी हो गई है इमरान साहब? वैसे मेरा 10वां ग्रेड है। दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए जवाब दिया गया। मैं इसलिए पूछना चाहता था कि अगर तनख्वाह माकूल नहीं है तो और भी किसी जगह PA की नौकरी ढूंढो। इत्मीनान से बैठे फ़ोन वसूल करते रहते और बातें करते रहते और महीने बाद तनख्वाह वसूल कर ली। ना हाय हाय, ना किल किल, ना शोर शराबा, ना भाग दौड़। अभी तुमने बताया है कि 10वां ग्रेड है, तो इसका मतलब है कि तनख्वाह मैट्रिक तक पहुंच चुकी है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से PA बेख्तियार हंस पड़ा। जी हाँ, अभी वाकई मैट्रिक में ही है। PA ने जवाब दिया तो इस बार इमरान इसके गहरे मानी हेज जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। अगर साहब से बात करा दें तो मेहरबानी होगी, इमरान ने कहा। जी हाँ, अभी लीजिए, PA ने जवाब दिया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। आपकी तनख्वाह किस जमात में पढ़ रही है जनाब? सलाम के बाद इमरान ने कहा, तनख्वाह किस जमात में पढ़ रही है? क्या मतलब हुआ? सर सुल्तान ने सलाम का जवाब देते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, आपके PA से मैंने इसकी तनख्वाह पूछी तो इसने कहा कि वो 10वें ग्रेड में है, मतलब है मैट्रिक में है। इसीलिए पूछ रहा था कि आपकी तनख्वाह किस जमात की तालिब इल्म है। इमरान ने कहा तो इस बार दूसरी तरफ से सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी आंटी को पता होगा, मैं तो चेक पर दस्तखत करके इसे दे देता हूँ और बस, सर सुल्तान ने जवाब दिया। अरे फिर तो वो कॉलेज में होगी और वहाँ मेरा दाखिला हो ही नहीं सकता। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान इसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हें आज तनख्वाहें पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? सर सुल्तान ने कहा, अब क्या करूँ, तनख्वाह का नाम सुनते ही राल टपकने लग जाती है। इमरान ने जवाब दिया, तो फिर सर अब्दुर्रहमान की बात मान लो, वो तुम्हारी तनख्वाह का बंदोबस्त कर देंगे। सर सुल्तान ने जवाब दिया, लेकिन एक मसला है कि तनख्वाह का इल्म तो डैडी को रहेगा और यही सबसे टेढ़ा मसला है। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान इसकी बात समझकर बेख्तियार हंस पड़े। हाँ, अब तो तुम मुफलिस और कल्लाश होने का रोना रो लेते हो, फिर तो ना रो सकोगे। बहरहाल क्यों फ़ोन किया है? क्योंकि मैं एक इंतहाई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा था। सर सुल्तान ने कहा, आज के अखबार में आया है कि बहादुरिस्तान हुकूमत ने कोई ऐसा आदमी गिरफ़्तार किया है जो उनके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और उससे कोई दस्तावेज़ मिली है जिससे पता चला है कि बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप ने असला सप्लाई करने वाली एक बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क को इंतहाई ख़तरनाक और हसास असले की सप्लाई का आर्डर दिया है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, होगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ वो मुखालिफ ग्रुप मुसलसल हालत जंग में रहता है। लेकिन इस सिलसिले में हमारा क्या ताल्लुक़ है? सर सुल्तान ने कहा, ब्लैक मास्क के बारे में चीफ़ को इतला मिल चुकी है कि इसका सेटअप पाक एशिया में भी है और अगर ये असला पाक एशिया के ज़रिए इस मुखालिफ ग्रुप को सप्लाई किया गया और इसका इल्म बहादुरिस्तान हुकूमत को हो गया तो आप बहरहाल मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं कि पाक एशिया और बहादुरिस्तान के दरमियान गलतफहमी पैदा हो सकती है और इसका नुकसान भी पाक एशिया को पहुंच सकता है। इमरान ने कहा, ओह, तो ये बात है। हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया कि आप बहादुरिस्तान हुकूमत से ये मालूम करके मुझे बता सकते हैं कि किस किस्म के असले की डिमांड की गई है, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि वो किसे हसास और ख़ास असला कह रहे हैं और कौन सा इनकी नज़रों में आम असला है। इमरान ने कहा, क्या इस दस्तावेज़ में असले की तफसील भी दर्ज होगी? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। अगर ना भी होगी तब भी बहरहाल बहादुरिस्तान हुकूमत ने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश तो की होगी। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो? सर सुल्तान ने कहा, आप चीफ़ को इतला दे दें, मुझ तक पहुँच जाएगी। इमरान ने कहा, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अगर तफसील मालूम ना भी हो सकी तो बहरहाल इस तंजीम के सेटअप का
यह खात्मा अब बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले तो ये बात हमारे नोटिस में न थी, लेकिन अब तो आ गई है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इन तक इतला पहुंच चुकी है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इनके खिलाफ काम कर रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाएंगे, इसलिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता टाइगर को मैंने कह दिया है और वो इनका सुराग लगा लेगा। इमरान ने कहा, इन तक कैसे इतला पहुंच चुकी है, जबकि सीक्रेट सर्विस ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा, दरअसल बद से बदनाम बुरा होता है, अब क्या किया जाए। वो लोग मेरी हरकत में आने को पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की हरकत समझते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने इनके खिलाफ काम किया है, कब किया है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा तो इमरान ने आस्टन से पूछगछ से लेकर जोसेफ की कारकर्दगी और फिर आर्थर की लाश मिलने के बारे में तफसील बता दी। और ये आर्थर इनका यहाँ मेन आदमी था। उसकी इस अंदाज में मौत बता रही है कि उन्होंने इसे इसलिए ख़त्म किया है कि कहीं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस उसके ज़रिए असल सेटअप तक ना पहुँच जाए। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान यहाँ मौजूद है? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी, अगर ना भी मौजूद हो तो आपकी कॉल के बाद इसे कान से पकड़कर मौजूद कराया जा सकता है जनाब, आखिर आपकी तनहा गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हैं। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सुन लो कि बहादुरिस्तान के चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने बराह रास्त बात की है। उन्होंने बताया है कि इस आदमी से जो मालूमात हासिल हुई हैं इसके मुताबिक उस मुखालिफ ग्रुप ने उस बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से इंतहाई जदीद साख्त की बारूदी सुरंगें हासिल करने का मुआहदा किया है। ऐसी बारूदी सुरंगें जो कंप्यूटराइज्ड हैं और अभी सिर्फ एक्रेमिया के इस्तेमाल में हैं। सर सुल्तान ने कहा, कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें? ओह, ये तो वाकई इंतहाई ख़तरनाक असला है। ठीक है, अब इस ब्लैक मास्क से मैं निमट लूँगा, इमरान ने चौंक कर कहा। बहादुरिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है क्योंकि मैंने इन्हें बताया है कि चीफ ऑफ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को इस बात की इतला मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मालूमात हासिल करूं। उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस तंजीम का खात्मा कर दिया जाए, वरना बहादुरिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। सर सुल्तान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने खुदा हाफिज़ कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया तो इमरान ने फिर एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसकी पेशानी पर गौर व फिक्र की लकीरें उभर आई थीं, इसलिए ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा रहा। इसने कोई तबसरा नहीं किया था। फिर इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से नाटरान ने इस बार इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, असला की सप्लाई करने वाली एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है ब्लैक मास्क। इसने बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप से इंतहाई हसास असले की सप्लाई का सौदा किया है। पाक एशिया में इसके सेटअप के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, लेकिन तुमने काफिरिस्तान में इसके सेटअप को ट्रेस करना है क्योंकि हो सकता है यह हसास असला जो कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल है काफिरिस्तान के ज़रिए बहादुरिस्तान सप्लाई कर दिया जाए, जबकि बहादुरिस्तान हुकूमत पाक एशिया से चाहती है कि ये असला सप्लाई ना हो सके। इमरान ने मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा, यस सर, मैं काम शुरू कर देता हूँ सर। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया गया। ज़रूरी रिपोर्ट्स भिजवाते रहना, इमरान ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। अब यहाँ इसके ख़िलाफ़ किस अंदाज में काम शुरू करेंगे आप? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। यहाँ यकीनन इनका सेटअप टागोरा में है और बदमाश वगैरह वहाँ के इंचार्ज हैं, इसीलिए तो ये लोग टाइगर और जोआना के हरकत में आते ही बुरी तरह बौखला गए हैं और मैंने अस्पताल जाकर इन दोनों से कह दिया है कि वो इन बड़े बदमाशों पर हाथ डालें। इसलिए मुझे यकीन है कि यहाँ से ये असला बआसानी से सप्लाई ना हो सकेगा। इमरान ने कहा,
और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। नाज़रीन, आज चौथी किस्त का यहीं पे इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे 5वीं किस्त के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।